So we have well done with this. Now apomixis and all is done. Reproduction lower plants नहीं है. So we have done with reproduction also. अभी हम बात करने जा रहे हैं. We are going to study the another next unit. ठीक है. That is inheritance and variation. So now we are going to start this unit, that is inheritance and variation. You all know that what is the meaning of inheritance? Inheritance is like there are transmission of genetic characters from one generation to another, that is the inheritance. And what is the heredity? That is the similarity. Heredity का मतलब होता है similarity, which is transfer from one generation to another. जो हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, दोज आर हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एवरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. ठीक है ना बच्चों. फिर है दूसरा है बच्चों वेरिएशंस. वेरिएशंस हुआ बच्चों डिफरेंसेस. वेरिएशंस क्या हुआ? डिफरेंसेस. दीज आर द डिफरेंसेस. तो स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड द डिफरेंसेस, study of variations and the differences together is known as the inheritance. So transmission of a genetic information from one generation to another, it is hereditary or inheritance. So inheritance generally similar characters का होता है. ठीक है. और the branch of a science which deals with the study of heredity and variations, उसे हम कहेंगे genetics. So, फिर से दोहरा रही हूँ. Inheritance, transmission of characters is inheritance. Similar characters को हम hereditary characters कहेंगे. Variation हमेशा dissimilarities होती है. And the study of hereditary and the variations. Hereditary similar characters जो transfer हो रहे हैं from one generation to another, और हमारी डिफरेंसेस, इन दोनों की स्टडी जिस ब्रांच में होती है उस ब्रांच को हम कहेंगे जेनेटिक्स. ठीक है. बिकॉज हमें पता है बच्चों लाइक बिगेट्स लाइक रूल होता है ना. मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही बनेगा, है ना. ह्यूमन इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ह्यूमन ऑफस्प्रिंग ओनली. ठीक है. प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द प्लांट ऑफस्प्रिंग. कैट इज गोइंग टू गिव अ बर्ड टू किटन, है ना. dog is going to give a bird to the puppies, like that. So like begets like rule है. So इसकी ही खोज start हुई from the Mendel. So who is Mendel? You all know. थोड़ा basic तो आपने इसका 10th standard में पढ़ा था. ठीक है. So let's talk about जब, और ध्यान में रखना है बच्चों, जब भी मेंडल ने ये स्टडी स्टार्ट की थी, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड द वेरिएशन, दैट टाइम जीन्स की खोज नहीं हुई थी. दैट टाइम डीएनए की खोज नहीं हुई थी, है ना. समझ लीजिए कि उस समय उसको जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसको क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं था, उसको डीएनए के बारे में पता नहीं था. बट फिर भी उसने जो रिजल्ट लाए, जो भी उसने स्टडी की, इट वाज एक्सीलेंट. तो अभी नाउ एट दिस मोमेंट, बिकॉज अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, नाउ एट दिस मोमेंट वी नो दैट कि ट्रांसफर ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होता है. या जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स हमेशा जीन्स के ऊपर होते हैं. वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर होते हैं. मतलब अभी हमें पता है हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी पूरी ब्लूप्रिंट जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट होती है. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्फ, like our body color, like our hair pattern, like our intelligence, every information is located at the small DNA of our cell. It is now we know this thing, but इससे पहले नहीं पता था. So पहला क्वेश्चन है, is there any similarity between the parents and offspring? हाँ, parents और offspring में similarity होती है. What are the roles of chromosome in living organism? क्या रोल है क्रोमोसोम का? गाइस, क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द क्रोमोसोम. That's why we call it as genetic material. How are hybrid seed produced?
हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ गमेट फॉर्मेशन। तो गमेट फॉर्मेशन क्या प्रोसेस होती है? वेरी रिसेंटली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश किया है। हम लोगों को पता है बच्चों, जब भी गमीटोजेनेसिस होता है, गमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब भी गमीटोफाइट्स बनते हैं ना बच्चों, मेल गमीट या फीमेल गमीट, उसमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैंने पढ़ाया, एवरी टाइम आई टॉक कि इसमें होता है बच्चों मियोसिस। सो व्हाट इज अ वेरी स्पेशल अबाउट मियोसिस बच्चों? जब भी मियोसिस प्रोसेस होता है ना, उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जब भी मियोसिस प्रोसेस होती है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ द डीएनए, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। भाई जब भी गमीट्स बनते हैं तब डीएनए एक्सचेंज होता है, तो नया डीएनए बन जाता है, न्यू पैटर्न का डीएनए बन जाता है, न्यू पैटर्न्स के क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिसके कैरेक्टर्स भी नए होते हैं। इसीलिए ऐसे जो दो अलग अलग गमेट फ्यूज हो जाएंगे, जिसमें नए कैरेक्टर्स है, पेरेंट से हटके कैरेक्टर्स है, वही कैरेक्टर फिर बच्चों में आते हैं। तो इसीलिए the babies who are born by the sexual reproduction or plant who are produced from the sexual reproduction, उनमें नए कैरेक्टर्स होते हैं। सिमिलैरिटीज तो होती है बच्चों, साथ साथ वेरिएशंस होते हैं। सो ये वेरिएशंस क्यों आए? बिकॉज ऑफ गमेट फॉर्मेशन। गमेट फॉर्मेशन में वेरिएशंस क्यों आए? बिकॉज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में ऐसा क्या हुआ जिससे गमेट अलग टाइप के बने? उसमें हुआ बच्चों डीएनए का एक्सचेंज, जिससे नया डीएनए बना, नया क्रोमोसोम बना। उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। विच आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? ढेर सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती है बच्चों। जैसे कि ह्यूमन की बात करें, मैंने कहा मियोसिस जब होता है, गमेट बनता है, तो कोई देख नहीं पाता कि भाई मियोसिस कैसे हो रहा है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ। आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्म प्रोडक्शन होता है फीमेल में। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, मेल गमेट्स बनते हैं बच्चों। सो एवरी ये मेल गमेट्स बन रहे हैं, फीमेल गमेट्स बन रहे हैं, तो मियोसिस होता है बच्चों। बट ये नोबडी नोज कि हमारा क्रोमोसोम का जो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस जो होता है सेल में, वो करेक्ट वे में जाएगा। कभी कभी इट गोज इन अ सच अ वे दैट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जब भी होता है, उसमें सब एबनॉर्मल एक्सचेंज होता है, या एबनॉर्मलिटीज हैपन इनसाइड द सेल। सो जो हमारा स्टैंडर्ड क्रोमोसोम नंबर है, कितना है हमारा स्टैंडर्ड क्रोमोसोम नंबर? ह्यूमन का है 46, और ऐसे हैप्लॉइड सेल्स, स्पर्म है या एग है, उसमें कितना रहता है? 23। कभी कभी बच्चों डिफॉल्ट आता है 46 की जगह पे हमारे बॉडी में 47 क्रोमोसोम बन जाता है, 46 की जगह पे हमारे बॉडी में 45 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। और कभी कभी दो क्रोमोसोम्स भी कम हो जाते हैं, कभी कभी एक्स वाई क्रोमोसोम मेल के लिए रहता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए रहता है। सो गाइस, ऐसा देखा गया है लोगों में, इंस्टेड ऑफ 2x क्रोमोसोम 3x क्रोमोसोम फीमेल में रहते हैं, हम उसे सुपर फीमेल कहते हैं। ऐसा भी देखा गया है 3 की जगह पे 4x क्रोमोसोम्स भी रहते हैं, इसे सुपर सुपर फीमेल कहते हैं। ऐसा ही मेल में भी देखा गया है। एक्स, ऐसा भी देखा गया है बच्चों, एक्स एक्स ऐसा ना होते हुए एक्स सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक डिलीट हो गया। मेल में ऐसा देखा गया है एक्स वाई क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा और एक वाई है, सुपर मेल कहते हैं। दो भी एक्स्ट्रा वाई होते हैं, उसको जोकॉब सिंड्रोम कहते हैं। सो ऐसा अलग अलग, ये तो हुआ एक्स क्रोमोसोम वाले डिफॉर्मिटीज। ऐसी डिफॉर्मिटीज हम बाकी के क्रोमोसोम लाइक 1 से लेके 22 तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें भी ऐसे अलग अलग पैटर्न देखे जाते हैं, जिससे बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिट उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती है। तो ऑटोसोमल या अलोसोमल, ऑटोसोमल का मतलब होता है बच्चों जो 1 से लेके 22 तक के क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो ऑटोसोमल। और एक्स वाई क्रोमोसोम में कई गड़बड़ी आती है या इसका एबनॉर्मल नंबर है हमारे बॉडी में, तो हम उसको कहते हैं अलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सो ढेर सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, उसके बाद में थैलेसीमिया होता है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ लाइक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। ऐसे ढेर सारे सिंड्रोम्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होने से होते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन जो मैं एडवांस बातें कर रही हूँ, ये मेंडल को नहीं पता था। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ लेते हैं।
chromosome and mechanism of inheritance. The transmission of genetic information from generation to generation is known as heredity or inheritance. ठीक है? The mechanism of inheritance was successfully investigated before chromosomes had been observed or gene were known. So कि भाई कुछ तो है हमारे बॉडी में से, एक जनरेशन में पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में जाता है, कुछ तो है जो ट्रांसफर होता है, जिससे तो सिमिलैरिटीज आती है. ऐसी खोज थी पेंडल को, उसको नहीं पता था कि वो क्रोमोसोम था या जीन्स. ग्रीगर मेंडल ये सन था बच्चों पीसेंट फार्मर का, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. ये बोर्न हुआ मोराविया में इन 1822 ऑस्ट्रिया नाम के प्लेस में. उसके बाद में वो ऑस्ट्रिया से बच्चों चला गया वियना में. उसने डिग्री हासिल की. फिजिक्स था उसका, मैथमेटिक्स था, उसने मैथमेटिक्स पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ा था, साथ ही साथ में बच्चों उसने नेचुरल साइंस भी पढ़ा था. तो उसका मैथमेटिक्स उसने पढ़ा था अपने डिग्रीज में, इसलिए उसका मैथ्स बहुत अच्छा था. उसको स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट रहता है ना, कैलकुलेशन, मीन, मोड, मीडियन, आपने सुना होगा, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, एरर वगैरह, ये स्टैटिस्टिक्स उसे बहुत अच्छे से आता था. मैथ्स का कैलकुलेशन एक्सीलेंट था. फिजिक्स पे आता था उसको, नेचुरल से. फिर उसके बाद में वो एज ए टीचर करके एक चर्च में वो काम करने लगा एज ए प्रिस्ट. वो वहाँ पे प्रिस्ट भी था और साथ साथ टीचर की तरह काम करता था. और वहीं पे ना बच्चों उसने, बिकॉज वो पहले से मतलब गॉड बिलीवर तो था ही, पर साथ ही साथ वो साइंस बिलीवर भी था, बिकॉज उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेचुरल साइंस पढ़ रखा था. और जैसे मैंने कहा था, उसको पहले से ही ना इंटरेस्ट था कि साइंस के बारे में कुछ पढ़े जाने. तो उसने उसका जो चर्च था, चर्च के पीछे में थोड़ी सी जगह थी, वहीं पे ना उसने अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए. मतलब वहीं पे काम करता था, वहीं पे टीचर था, और उसके पीछे उसने अपनी साइंस की जो उसकी अर्ज थी, उसको था कि मैं कुछ करूं साइंस के लिए. तो वो उसने एक्सपेरिमेंट चर्च के पीछे ही स्टार्ट कर दिए थे. तो उसने कौन से 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे बच्चों? उसने फिजिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था और नेचुरल साइंस पढ़ा था. उसके बाद में he was very good person, very good teacher. Gregor Mendel first gave the accurate explanation for the mechanism of inheritance by using hybridization technique. What is the meaning of hybridization? बच्चों हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है अब तक के. हाइब्रिडाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे एक दो प्लांट है, एक एक्स प्लांट है और दूसरा वाई प्लांट है ना. एक्स प्लांट को मैं मेल कहती हूँ और वाई प्लांट को मैं फीमेल प्लांट कहती हूँ. तो एक्स प्लांट से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वाई प्लांट पे होना, मतलब फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है. अभी ये एक्स प्लांट अलग है, ये वाई प्लांट अलग है, और ये पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट से दूसरी प्लांट में, ये नेचुरली हो रहा है क्या? नहीं, दैट इज आर्टिफिशियल. ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है ना. दैट्स व्हाई सच अ प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं. नाउ यू कम टू नो कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है. बहुत सारा पढ़ रखा हमने प्लांट के बारे में. सो हाइब्रिडाइजेशन इज द आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट. It can be a plant of the same species or it can be a plant of a different species to produce the new plant, to produce the new generation of the plant with a very good kind of characters, with the new characters. कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है किसी भी प्लांट में? जब मैं बात कर रही हूँ कि भाई कैरेक्टर्स का मतलब होता है उसका हाइट. आप क्या चाहोगे? मुझे कोई अच्छा प्लांट है, कोई क्रॉप है जो बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा उससे उम्मीद है कि मुझे गेहूं है, मुझे बहुत ज्यादा गेहूं की ईल्ड चाहिए, मतलब प्रोडक्शन मुझे ज्यादा चाहिए. फार्मर क्यों क्रॉप फार्मिंग करता है? फार्मर क्यों? उसको ना इन टर्म्स ज्यादा क्रॉप चाहिए, ईल्ड चाहिए. मैं गेहूं का कैसा प्लांट सोचूंगी?
या कॉटन का कैसा, जिसको बहुत ज्यादा ब्रांचेस हो बच्चों, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतने उस पे ज्यादा गेहूं लगेंगे या कॉटन लगेगा या सोयाबीन लगेगा या तूर लगेगा, समझ में आया। तो हमें ना ब्रांचेस, साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि हमारा प्लांट जो है तो हम ब्रांचेस, हाइट प्लांट का, उसके बाद में हम चाहेंगे कि एक सीड में दाने ज्यादा हो, उसमें सॉरी एक फ्रूट में सीड ज्यादा हो, जितनी ज्यादा सीड, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसमें सीड ही एक छोटा सीड इटसेल्फ इज अ फ्रूट। तो हम चाहेंगे मक्का है तो हम चाहेंगे कि उसमें नंबर ऑफ सीड ज्यादा हो। तो ये हुए बच्चों कैरेक्टर्स। भाई लीफ कितने हैं, हमें किसी भी प्लांट पे ज्यादा लीफ चाहिए बच्चों, जितने ज्यादा लीफ रहेंगे उतना फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा सीड प्रोड्यूस होगा, फ्रूट प्रोड्यूस होंगे, लाइक दैट। सो ये हुए बच्चों कैरेक्टर, हाइट, स्टेम, फ्लावर का नंबर, पोजीशन, रूट्स कैसे होते हैं। सो दीज आर वेरियस कैरेक्टर्स। प्लांट की कैपेसिटी भाई, एडवर्स कंडीशन में प्लांट सर्वाइव हो रहा है कि नहीं, ये सब हमने पढ़ रखा है बच्चों प्लांट ब्रीडिंग में। सो उसने पहली बार बच्चों प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जैसे मैंने कहा उसके चर्च के पीछे वाली जगह पे। बट एक बात बताओ, उसके लिए उसको ही वाज लकी एट सम मोमेंट, जैसे कि वो कुछ, बिकॉज उसने जो प्लांट सिलेक्ट किया था अपने स्टडीज के लिए वो था बच्चों पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम का मतलब हुआ, पाइसम सटाइवम का मतलब हुआ बच्चों गार्डन पी प्लांट। सो ये जो गार्डन पी प्लांट है बच्चों, ये गार्डन पी प्लांट दैट इज द पाइसम सटाइवम प्लांट जो है बच्चों, ही वाज वेरी लकी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स थे जैसे कि स्टेम हाइट, पॉड का कलर, पॉड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, ये सब जो कैरेक्टर्स थे बिल्कुल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर थे, और हर प्लांट में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स रहते थे। तो ही वाज वेरी लकी इन दैट केस, बट ही वाज वेरी अनलकी इन अदर रिस्पेक्ट, बिकॉज मेंडल ने बच्चों 10 साल तक के पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया, और उसने रिसर्च पेपर बनाया, दुनिया के सामने अपना रिसर्च जो है वो एडमिट किया, दुनिया के सामने अपना रिसर्च प्रेजेंट किया, और उसको क्या मिला बच्चों, उसने जो बताया था, उसने क्या बताया था, उसने बताया था बच्चों कि जेनेटिक्स मतलब देयर इज अ समथिंग which got transferred from one generation to another। और उसने जो रूल्स बताते थे, उसने अपना रिसर्च लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ है, कुछ कैरेक्टर इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। उसने दुनिया को लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो शुरुआत में जब 10 साल की मेहनत के बाद में उसने दुनिया के सामने अपना रिसर्च रखा ना बच्चों, उसका रिसर्च एक्सेप्ट नहीं किया गया रिसर्च कम्युनिटी में। हाँ, कोई भी रिसर्च, कोई भी काम करता है बच्चों, उसमें कुछ लैकुनास होते हैं, पर दुनिया ने क्या देखा, उस टाइम की रिसर्च कम्युनिटी ने क्या देखा, सिर्फ उसके लैकुनास को देखा, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है उसी एक्सेप्शन के आंसर मांगे कि हाँ ये तो एक्सेप्शन है, यहाँ तो ऐसा है, फिर तुम्हारा रिसर्च फेल है। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इस उसने जो थ्योरी प्रोड्यूस की थी उसमें मेरिट्स कितने हैं, सिर्फ वो कम्युनिटी उसके डिमेरिट्स को ही देखते गए। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया बच्चों, ही वाज वेरी यंग व्हेन ही डाइड। बहुत टची पर्सन था, बहुत इमोशनल काइंड का पर्सन था, बिकॉज ही वाज अ प्रीस्ट और पुअर फैमिली से उसने बड़े मेहनत करके वो आगे गया था। बहुत डिसअपॉइंट हुआ जब रिसर्च कम्युनिटी ने उसका रिसर्च पूरा खारिज कर दिया, और देन बिकॉज ऑफ दैट थिंग फिर वो काम करते रहा एज एन टीचर, बहुत डिप्रेस्ड, डिमोरलाइज्ड हो गया, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ एनी अननोन रीजन। ही डाइड ऑफ वेरी सुन, बिकॉज उसने बहुत सोच रखा था उसके रिसर्च के बारे में। एंड फिर उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में उसके कुछ सालों के बाद में 3 साइंटिस्ट आए बच्चों, अलग अलग कंट्री से। एक कंट्री थी हॉलैंड, एक कंट्री थी जर्मनी, और एक कंट्री थी या हॉलैंड एंड ऑस्ट्रिया, उसकी खुद की कंट्री। सो ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड या इट्स हॉलैंड। तो ये 3 जो कंट्री थे बच्चों, 3 कंट्री से 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, और ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने एट ए टाइम इस
खोज स्टार्ट की मेंडल के काम की। और फिर उन्होंने मेंडल का रिसर्च किया और उनको पता चला, बाप रे बाप, उस जमाने में मेंडल ने क्या काम करके रखा है दुनिया के लिए, है ना। उनको तो खजाना हाथ में लगा, क्योंकि इसके थ्योरी के बेसिस पे आगे का रिसर्च, दुनिया आगे और जाने वाली थी, लोग और रिसर्च करने वाले थे। तो जब इसका रिसर्च दुनिया के, तो ये 3 साइंटिस्ट है, जो दैट इज तेशमार्क है, कोरेन है। तो ये 3 साइंटिस्ट जो 3 अलग अलग कंट्री से, इन्होंने फिर तेशमार्क है, कोरेन, से इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने फिर 3 लॉज बनाए और फिर से मेंडल्स का काम दुनिया के सामने लाया। और फिर मेंडल हुए फेमस, और फिर उनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ही इज द मेंडल। उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स तब कहा गया जब दुनिया में जीन का नामो निशान नहीं था। ठीक है, ये तो स्टोरी होगी। अभी देखो आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेड्स। इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेड्स मतलब मेंडल ने जो काम किया था, उसने 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। कितने कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था? 7 कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। मैंने कहा मेंडल लकी था कि उसको एक प्लांट के सिर्फ 2 ही कैरेक्टर मिले। मतलब जैसे कि कैरेक्टर्स की बात हो रही, ये कैरेक्टर्स आपने इससे पहले भी पढ़े हैं। उसने कहा कि 2 ही कैरेक्टर होते हैं किसी भी प्लांट में। देखो उसका रिसर्च को एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस लास्ट में पढ़ेंगे गाइस। सो उसने कहा 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स जैसे कि राउंड, सीड शेप, पहला 7 कैरेक्टर्स। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में 7 कैरेक्टर्स पूछते, कौन से वो 7 कैरेक्टर है बोलते जाओ। सीड शेप, सीड कलर, pod shape, pod color, flower location and the plant height। ये 7 कैरेक्टर्स है। बोलते जाओ मेरे साथ में, कौन से कैरेक्टर है? सीड शेप जैसे कि राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, pod shape flattened and constricted, ये फ्लैट दिख रहा है ना, ये कंस्ट्रिक्टेड है। ग्रीन, pod color green and yellow, flower color purple and white, flower location axial and terminal, और plant height tall and wow। So these all are the character। बच्चों ये इसलिए लकी था ना कि उसको पूरे गार्डन पी के प्लांट में उसको ये 2 ही कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट मिले। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी लकी। अच्छा, पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम का क्या था बच्चों? इसका पी इसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। सो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएंगे बच्चों, ये वाले कैरेक्टर्स तो लर्न करना है हम लोगों को। आगे की स्टोरी सुनते हैं इसके बारे में। He studied individually one at a time। उसने क्या किया? हर कैरेक्टर्स को स्टडी किया, मतलब 7 कैरेक्टर्स को। और मैंने कहा वो मैथमेटिशियन था, उसने बारकाई से काम किया बच्चों। उसने लिटरली हर एक सीड को, हर एक प्लांट की सीड को ऐसे प्रिजर्व करके रखा, काउंट किया, इतने सीड। और जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, दुनिया में शायद आप में से कोई रिसर्चर बन जाए, है ना। अभी कुछ नहीं पता, पर आगे आप रिसर्चर हो सकते हो। कोई भी रिसर्च, जब भी हम कोई रिसर्च प्लान करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक नहीं करते। मतलब मैं सिर्फ एक प्लांट के साथ में रिसर्च नहीं कर सकती, मुझे एटलीस्ट 10 प्लांट साथ में लेना चाहिए, और हर प्लांट का रिजल्ट मुझे नोट डाउन करना पड़ता है। सपोज इसका रिजल्ट 1 आया, इसका भी 1 आया, इसका 2 आया, इसका 3 और इसका 4। तो बच्चों रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट है कि मुझे पता है, मुझे सीड काउंट करने हैं, हर एक प्लांट में कितनी सीड आते हैं, ये मेरा रिसर्च है। सोच लीजिए, तो मुझे एक ही प्लांट, मुझे पता करना है कि भाई ये पी प्लांट में टोटल हर जनरेशन में, हर 6 महीने के बाद में कितने सीड्स आती है। एक्सक्यूज मी। तो मुझे सिर्फ एक प्लांट की सीड काउंट करके नहीं होगा, मुझे एटलीस्ट 10-20 प्लांट साथ में लेने पड़ेंगे, और हर प्लांट की सीड मुझे काउंट करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा हर प्लांट में रिजल्ट वेरी होगा। इन सब का रिजल्ट, ये सब का रिजल्ट मुझे पहले प्लस करना पड़ेगा और फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। सो गाइस, जब मेंडल ने अपना काम किया था, वो भी मैथमेटिशियन था, तो उसने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरे एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे, ट्रिपलेट्स में एक्सपेरिमेंट किए थे। चलो आगे चलते हैं।
उसने हर एक कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स में हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली स्टडी किया 1 एट ए टाइम। और फिर उसके बाद में 1 एट ए टाइम की उसने कॉम्बिनेशंस में पहले 2 कैरेक्टर फिर 3 कैरेक्टर्स एट ए टाइम उसने स्टडी किए थे। वो कैसे स्टडी किए थे मैं आगे समझाऊंगी। ही प्रपोज्ड द डाटा मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली, बिकॉज वो नेचुरल साइंस के साथ मैंने बताया था वो मैथमेटिक्स पढ़ा था, तो उसने पूरा रिसर्च बड़ा मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली दुनिया के सामने प्रेजेंट। तो मेंडल ने अपने पोस्टुलेटेड जो थे प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी which then become the fundamental laws, इसको laws में convert किया था and it is proposed by Koren। कोरेन नाम के साइंटिस्ट, कोरेन belongs to Germany। 1990s में उसने फिर से मेंडल्स के वर्क को दुनिया के सामने लाया था। ठीक है, सिर्फ कोरेन ही नहीं था, उसके बाद साथ में और 2 लोग थे, पर कोरेन ने एक्चुअली लिखे उसके प्रपोजल, इसलिए उसका नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट। He visualized that traits as such are not inherited physically but by something present inside the gametic cell। guys traits का मतलब क्या, सुन लीजिए बच्चों, यहाँ पे कैरेक्टर्स का मतलब क्या, ये जो पढ़ रहे हैं ना, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट डेट, ये हो गए बच्चों कैरेक्टर्स। ये क्या हुए बच्चों, एक कैरेक्टर से, पर कोई कैरेक्टर है एवरी जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रेट। जैसे कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसी फैमिली में सब लोगों के कर्ली हेयर्स है ना, तो कैरेक्टर क्या हुआ, टाइप ऑफ हेयर्स। तो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं ह्यूमन में, नहीं तो कर्ली हेयर्स होते हैं। पर हम देख रहे हैं एक फैमिली में हर एक जनरेशन में उनके फैमिली में सभी लोगों के हेयर्स कर्ली है। सो कर्ली हेयर्स ये उन फैमिली का ट्रेट है। तो ट्रेट क्या है, ट्रेट इज द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन एवरी जनरेशन, ऐसा कैरेक्टर जो उनके हर जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, उसे आप कहोगे गाइस ट्रेट। जैसे कि किसी फैमिली में सभी पीपल वेरी टॉल, और आपको पता है एक जगह है, कहाँ है, चीन में है शायद, वहां पे सभी लोग छोटे हैं, ड्वार्फ लोग हैं, तो हर उन लोगों में हर पर्सन छोटा सा ड्वार्फ हाइट होती है, हाइट कैरेक्टर है, पर वो शॉर्ट होना ये उन फैमिली का ट्रेट है, समझ में है। सो ट्रेट इज द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन एवरी जनरेशन, वो हर जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है उसे आप कहोगे बच्चों ट्रेट। क्लियर। सो नाउ मेंडल ने ये बताया कि ऐसा कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जा रहा है। उस समय उसको ना जीन्स के बारे में नहीं पता था, तो उसने जीन्स को नाम दिया फैक्टर। अभी हमें पता है गाइस, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है वो है जीन्स, और हमारे जीन्स का प्रेजेंट होता है डीएनए पे। सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, सॉरी पहले तो मैं डीएनए की बात करूंगी, ये हमारा डीएनए। सो डीएनए पे ऐसे छोटे छोटे डीएनए के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, देयर इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए, उसे हम कहते हैं बच्चों जीन्स। सो जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए के ऊपर। और डीएनए क्या है भाई, देखो डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर। डीएनए कॉइल्ड होता है, उसे हम कहते हैं कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम कहते हैं क्रोमोसोम। और डीएनए पे ये छोटी छोटे फ्रैगमेंट, छोटे रीजन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जीन्स, और ये जीन्स में हमारी ब्लूप्रिंट है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है। सो एक सेल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। उस समय उसने इसी जीन्स को नाम दिया फैक्टर्स। और मेंडल ने कहा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है वो है फैक्टर। ठीक है, सो फैक्टर ये वर्ड मेंडल ने यूज किया था। that are responsible for expression of a particular traits और character। अभी trait और character में आपको डिफरेंस समझ में आया। ट्रेट खुद में एक कैरेक्टर ही है, पर वो हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। क्योंकि कैरेक्टर हर जनरेशन में एक्सप्रेस होगा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि
कभी कभी किसी फैमिलीज में आप देखोगे मिक्स कैरेक्टर होते हैं, कुछ पीपल के मतलब पहली वाली जनरेशन के स्ट्रेट हेयर होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में कुछ मतलब आप बोलोगे ना कि हाँ भाई हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी उसकी आंखें ब्लू थी, फिर पापा वाली जो जनरेशन थी उनमें किसी की भी आंखें ब्लू नहीं थी, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसे थर्ड जनरेशन की बात करेंगे, हाँ उसमें एक डॉटर बॉर्न हुई जिसकी आंखें ब्लू है। सो ब्लू आईज जो है ये ट्रेट नहीं है, ये कुछ जनरेशन में था कुछ जनरेशन में नहीं है। तो जिस हर जनरेशन में जो एक्सप्रेस होता है वो कैरेक्टर जो है वो है ट्रेट। आगे These factors occurs in a parents, उसने हमेशा बताया जैसे कि ये कैरेक्टर्स है बच्चों, ये कैरेक्टर है जैसे कि ये आपका जीन है कोई, सॉरी ये आपका डीएनए। सो डीएनए पे यहाँ पे डीएनए पे यहाँ पे बच्चों एक कोई जीन है, डीएनए पे यहाँ पे एक जीन है। सो उसने कहा ये जीन सपोज सीड शेप के लिए है, जीन किसके लिए है, सीड शेप के ऊपर। उसने कहा जीन पे हमेशा दो कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि दो कैरेक्टर्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहते हैं। अभी जैसे कि सीड शेप ये हुआ कैरेक्टर्स और जीन कैरेक्टर के लिए रहता है, और उसने कहा हर कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, हर कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है। जैसे कि सीड शेप ये कैरेक्टर है, इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन से, एक तो है राउंड और दूसरा है रिंकल। तो उसने कहा हर एक जीन के ऊपर दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स को ना हम कहते हैं अलील। उसे आप क्या कहते हो बच्चों, अलील। व्हाट इज अलील, अलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। What is allele? Allele is the alternative form of gene. So जैसे कि मेरे पास में जीन है for a seed shape, तो उसके दो कैरेक्टर्स रहेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे लोकस, लोकस मतलब जगह, तो जीन के ऊपर एक लोकस होता है जहाँ पे एलील्स होता है, ये एलील्स होगा राउंड कैरेक्टर के लिए, ये एलील होगा रिंकल कैरेक्टर के लिए। ऐसा मेंडल जी ने बताया हम लोगों को, फिर से बता रही हूँ कि बच्चों ये है डीएनए। उसने कहा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए में कौन रहता है, डीएनए में रहता है जीन। जीन क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। जीन के ऊपर कौन रहता है बच्चों, एलील्स। एलील्स क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स। सो जैसे कि ये जीन है फॉर अ प्लांट हाइट, और इसके दो एलील्स, एक है टॉल और दूसरा है शॉर्ट। सो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, सो मेंडल ने कहा कि हर एक जीन का सिर्फ दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है, और क्योंकि उसने ऐसा ही देखा था पी प्लांट में कि ये देखो ये अलग अलग कैरेक्टर्स है, जैसे तो सीड शेप के लिए ये कैरेक्टर है तो उसके लिए एक ही जीन रहेगा, और जीन के ऊपर दो राउंड और रिंकल्ड ऐसे दो अलील्स रहेंगे। तो उसने ऐसा ही देखा और उसने ऐसा ही कहा, उसने कहा कि हर एक जीन के सिर्फ दो ही अलील्स होते हैं, बट आगे जाके लोगों को पता चला ऐसा नहीं होता है, एक जीन के सिर्फ दो ही अलील नहीं होते, एक जीन के तीन भी अलील्स हो सकते हैं, चार भी अलील्स होते हैं। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है हमारे ब्लड ग्रुप, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है बच्चों, हमारे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए बी ओ ऐसा है। सो देखा गया है बच्चों हमारे ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है आई नाम का, उस पे तीन एलील्स होते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन हुआ, बट फिर भी उसने जो देखा वो उसने लिखा, बिकॉज उसने जो पी प्लांट लिया था उसने देखा पी प्लांट में कि एक कैरेक्टर्स के लिए एक जीन और दो अलील्स, एक कैरेक्टर्स के लिए वन जीन और टू अलील्स, ऐसा होता है। उसने वैसा देखा और उसने ऐसा कहा भी। तो he proposed that factor are particulating nature। उसने कहा कि ये फैक्टर कोई पार्टिकल की तरह होगा। The Mendelian factors are now termed as gene। अभी
अभी हम इसे जीन कहते हैं। These factors occur in a pair. उसने कहा कि हमेशा पेयर्स में रहते हैं इन पेरेंट्स, एंड फिर वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन विदाउट ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग। उसने कहा था कि ये मिक्स नहीं होते और हमारे कैरेक्टर्स जो है ये अलील्स सेपरेट हो जाते हैं, ये हमारे पेयर सेपरेट हो जाते हैं। ये अभी मैं नहीं समझाऊंगी, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके बताऊंगी, ठीक है आगे। सो ये सब हुई बच्चों इंट्रोडक्शन। 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछे जाता है बच्चों, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। Why the Mendel was very successful in his research? पहला, his experiments were carefully planned and involved large sample. उसने multiples बहुत सारे plants लेके experiment किया। He carefully recorded the number of plants. सभी plants को उसने carefully record किया था और उसके results को साथ। In the pea plant, contrasting characters can be easily recognized. बच्चों इतना easily 2 characters को समझ में आता था प्लांट में। देखो कुछ फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे है तो एक्सियल साइड में है, तो कुछ प्लांट लैटरल में है, साइडवाइज है तो एक्सियल, टर्मिनल है तो अपाइकल कैरेक्टर्स हुए। एक तो टॉल हाइट, एक तो शॉर्ट हाइट। पर्पल व्हाइट फ्लावर एकदम से पहचान में आते थे, ग्रीन येलो कलर, राउंड रिंकल, ऐसे सब चीजें एकदम से पहचान में आ जाती थी इजीली, उसका रिकॉर्ड रखना इजी जाता था। आगे 7 different characters in a pea plant were controlled by a single gene. These factors are located on a separate chromosome. हर एक chromosomes पे genes पे present रहते थे। These factors are transmitted from one generation to another. He introduced the concept of dominance and recessiveness. ये बहुत important और फुल प्रूफ कंसेप्ट था। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ती है, ये मैं पढ़ा दे रही हूँ आप लोगों को। उससे पहले बच्चों ये वाले कैरेक्टर्स लर्न करो, मैं पूछने वाली हूँ तुम लोगों को। 7 कैरेक्टर्स लर्न करो, कम ऑन, गो अहेड। मेंडल्स के 7 कैरेक्टर्स को लर्न करो। हो गया बेटा, डोमिनेंट रेसेसिव मंजरी वो भी करना है। चलो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास में, आपके पास में आ रही हूँ मंजरी, जस्ट